कांग्रेस में G23 गुट की अगुवाई करने वाले गुलाम नबी आजाद ने पार्टी नेतृत्व को तीखे तेवर दिखाने के बाद से एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम बनने के बाद वो अपनी जड़ें नहीं भूले। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि वो बचपन में बर्तन मांजते थे और चाय बेचते थे। सियासी तौर पर हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि पीएम कम से कम अपनी असलियत नहीं छिपाते हैं। पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। आपको बता दें कि पीएम के मन की बात कार्यक्रम का ये 74वां संस्करण था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को पानी की अहमियत को लेकर बात कही और कहा कि पानी के संरक्षण के लिए हमें प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पानी बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। पीएम मोदी ने संत रविदास का जिक्र करते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूं। पीएम ने कहा कि संत रविदास जी के जीवन की आध्यात्मिक ऊंचाई और उनकी ऊर्जा को मैंने उस तीर्थ स्थल में अनुभव किया है। पीएम ने कहा कि हमारे युवाओं को एक और बात संत रविदास जी से जरूर सीखनी चाहिए। पीएम ने कहा कि युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए, वो अपने जीवन को खुद ही तय करें। पीएम ने बताया कि तमिल भाषा नहीं सीख पाना उनकी सबसे बड़ी कमी है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी एक कमी ये रही है कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो पीएम मोदी रोजगार और किसानों की बात करके दिखाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी के कराईकल में जनसभा को संबोधित किया और इस कार्यक्रम में अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे और दावा किया कि पुडुचेरी में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। इसके साथ ही अमित शाह ने पूर्व की नारायण स्वामी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा केंद्र की योजनाओं को जनता तक उन्होंने पहुंचने नहीं दिया। अमित शाह ने कहा कि पुडुचेरी के 75% युवा बेरोजगार हैं। ये भी कहा कि अगर जनता राज्य में एनडीए की सरकार आती है तो हम लोग बेरोजगारी की दर को घटाकर 40% ले आएंगे। अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। शाह ने कहा कि देश भर से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में योग्यता का कोई स्थान नहीं है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इस साल का पहला रॉकेट PSLV C51 को लॉन्च किया। ये रॉकेट ब्राजील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट समेत 18 अन्य सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लेकर गया। रॉकेट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10:24 पर प्रक्षेपित करते हुए नजर आए। इसरो के मुताबिक PSLV C51 का ये 53वां मिशन है। PSLV C51 अपने साथ जिस प्रमुख सैटेलाइट अमेजोनिया 1 को लेकर गया है वो पहला ऐसा सैटेलाइट है जो पृथ्वी की निगरानी करेगा। ये भी बता दें कि इस सैटेलाइट को ब्राजील ने तैयार किया है। इस अंतरिक्ष यान के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई है और ये कदम पीएम की आत्मनिर्भर पहल और निजी कंपनीज के अंतरिक्ष की राह खोलने वाले फैसलों से एकजुटता दिखाने के लिए उठाया गया है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 95 दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करे और MSP पर कानून बनाए। किसान आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के खातिर किसान नेता राकेश टिकैत 1 मार्च से 5 राज्यों का दौरा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। लाल किला हिंसा मामले के आरोपी लखा सिधाना पर भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल फेसबुक से लखा सिधाना का पेज डिलीट किया गया। इससे आए दिन लखा सिधाना भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया करते थे। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंदी वाले साल में 3.9% की वृद्धि के बावजूद प्रदर्शनकारी किसानों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे किसान देश के दुश्मन हो। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि दिल्ली सीमा पर धरना दे रहे किसानों से बातचीत के लिए उन्होंने 20 किलोमीटर की यात्रा नहीं की, जबकि पीएम केरल और असम की यात्रा कर रहे हैं।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि नए कृषि कानूनों से शहरों की और पलायन रुकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब खेती से किसानों को फायदा होगा तो फिर लोग गांव से शहरों की तरफ क्यों आना चाहेंगे। इस तरह से शहरों की तरफ लोगों का पलायन रुक पाएगा। कैलाश चौधरी ने कहा कि नए कृषि कानूनों के जरिए सरकार ऐसा मॉडल खड़ा करना चाहती है जहां किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल कहीं भी बेच सकें। इससे किसानों को मंडी के अंदर या फिर बाहर अपनी सुविधा के अनुसार फसलों की कीमत मिल सकेगी। इस दौरान कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि कानूनों में किसानों की जमीन के समझौते की बात का जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा असम में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 1 मार्च से चुनाव अभियान शुरू करने की तैयारी में है। इसी कड़ी में वो 1 मार्च से 2 दिन के लिए राज्य का दौरा करेंगी। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी की यात्रा के पहले दिन विभिन्न सहभागिता कार्यक्रम की योजना बनाई है और इसके बाद से प्रियंका गांधी 2 मार्च को असम के तेजपुर शहर में एक रैली को संबोधित करेगी। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी गठबंधन में शामिल बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ के अलायंस को छोड़ने का फैसला कर चुकी है। बीपीएफ अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बीपीएफ नेता हग्रमा मोहिलिरे ने सोशल मीडिया पर बीजेपी गठबंधन से अलग होने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि असम में 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 3 चरणों में चुनाव होंगे। नतीजों का ऐलान बाकी 4 राज्यों के साथ 2 मई को होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा करने के एक दिन बाद चुनाव आयोग ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जावेद शमीम को उनके पद से हटा दिया और शमीम की जगह जगमोहन को नियुक्त किया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ऑर्डर में कहा है कि 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी शमीम जगमोहन की जगह महानिदेशक फायर सर्विस होंगे। उनकी रैंक एडीजी की ही रहेगी। बंगाल के फूल बागान में बीजेपी के रथ में तोड़फोड़ के मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और ये सभी लोग टीएमसी से जुड़े बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी बीजेपी की रथ में तोड़फोड़ का आरोप लगा था। आपको बता दें कि ये आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया गया था और चुनाव आयोग से इस मामले में शिकायत भी की गई थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि जजेस को लेकर सोशल मीडिया में ट्रोलिंग अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी मामले पर मन मुताबिक फैसला नहीं देने पर जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है। इसमें कई बार अपमानजनक शब्द भी कहे जाते हैं। पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन के उद्घाटन के अवसर पर रविशंकर प्रसाद ने जजेस की ट्रोलिंग को लेकर ये बात कही है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि लोगों को अधिकार है कि वो अपने फैसलों की आलोचना करें, लेकिन किसी तरह की ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हवाई जहाजों को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भारत में हवाई जहाजों का निर्माण शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा है कि मैं एयरबेस को इस बात पर तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं कि वो भारत आए और विमानों का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे। इससे भारत हवाई जहाजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाएगा। 1 मार्च से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और इस बीच खबर है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना वैक्सीन की कीमत 250 रुपए प्रति डोजेस हो सकती है। इसमें 100 रुपए सर्विस चार्ज भी शामिल है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही आधिकारिक घोषणा कर सकती है। बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 साल से ऊपर की उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरे चरण में 45 साल से 60 साल के बीच के लोगों को भी वैक्सीन की खुराक दी जाएगी, लेकिन इस एज ग्रुप के उन्हीं लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इससे पहले गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने बताया कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन की कीमत 250 रुपए तय की है ताकि अधिक से अधिक लोग कम समय में कोरोना की वैक्सीन लगवा सकें। नितिन पटेल ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित किया जा सके और साथ ही कोरोना की डोज की कीमतें आम लोगों की जेब पर ज्यादा असर न डाल सके। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी के मामले में जयशुल हिंद नाम के एक
संगठन ने टेलीग्राम एप्लीकेशन के जरिए इस बात की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इसी संगठन ने दिल्ली में इजरायल एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। जैश उल हिंद नाम के संगठन ने एक मैसेज के जरिए जांच एजेंसी को चैलेंज भी किया है। मैसेज में लिखा गया है कि रोक सकते हो तो रोक लो। महाराष्ट्र के नासिक शहर में पुलिस दस्ते के सबसे शानदार सिपाही रहे स्निफर डॉग स्पाइक को शानदार फेयरवेल पार्टी दी गई। स्पाइक ने 11 सालों तक नासिक पुलिस के लिए काम किया है और बम स्क्वाड टीम की अगुवाई की है। स्निफर डॉग स्पाइक को विदाई के समय बीडीडीएस की गाड़ी के बोनट पर बैठाकर दफ्तर के बाहर ले जाया गया। इस दौरान बीडीडीएस के जवान भावुक दिखाई दिए। बता दें कि लेब्राडोर स्पाइक 11 साल की उम्र में नासिक पुलिस विभाग से रिटायर हुआ है। दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। दरअसल दिल्ली के आदर्श नगर में एक चेन स्नेचर ने एक महिला से चेन लूटने की कोशिश की। जब महिला ने विरोध किया तो स्नेचर ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। इस वारदात के दौरान महिला के हाथ में एक बच्चा था जो चेन स्नैचिंग के दौरान महिला के हाथ से नीचे गिर गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चाकू लगने की वजह से महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के शोलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम ने आरोग्य मेले का निरीक्षण कर 5 लोगों को गोल्डन कार्ड भी दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां हर हुआ स्थल लॉन पहुंचकर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बैठक में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के संकल्प को दोहराया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से जेपी नड्डा का ये पहला वाराणसी दौरा रहा। इस दौरे पर उन्होंने वाराणसी में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें कि बीजेपी का ये नया दफ्तर पूर्वांचल का सबसे बड़ा बीजेपी मुख्यालय है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने मेरठ में किसान महापंचायत की। मेरठ के संस्कृत रिजॉर्ट में किसान महापंचायत आयोजित की गई, जिसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबोधित करते हुए किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। चोरी कर डीजल और पेट्रोल की खरीदने और बेचने के अवैध कारोबार का प्रशासन ने भंडाफोड़ किया है। दरअसल एसडीएम दीपाली भार्गव ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी करते हुए अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में चोरी किए गए तेल के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की अवैध रूप से अर्जित की गई 1 करोड़ 8 लाख की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क किया है। पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ कुल 26 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फर्रुखाबाद के भरझाला गांव में तेज रफ्तार बोलेरो ने टेम्पो में टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर लगने की वजह से आधा दर्जन टेम्पो सवार गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फर्रुखाबाद में रेलवे स्टेशन की पश्चिम क्रॉसिंग के पास युवक ने कानपुर से कासगंज जा रही मालगाड़ी ट्रेन से कटकर जान दे दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, मामले की जांच शुरू की। महोबा जिले में रिश्तेदारी में आए युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इसके बाद से परिजनों ने रिश्तेदार पर हत्या करने का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। चंदौली में NH2 पर यात्रियों से भरी बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जलालपुर में ठटिया गांव में 15 साल के बच्चे का शव खेत में पड़ा मिला। परिजनों का कहना है कि चुनावी रंजिश बताते हुए यह हत्या की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। कानपुर के नौबस्ता क्षेत्र में दबंग स्कूल संचालक ने अपने साथियों संग एक बिजली कर्मी पर हमला कर दिया। इसके बाद से बिजली कर्मी की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोमवार को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। अनिल विज ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि G23 के नेताओं ने गांधी
अपनी टोपी उतारकर भगवा पगड़ी पहन ली है तो अच्छा लगा। अनिल विज ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी समुद्र में डुबकियां लगाकर मोती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना को मात देने के बाद से गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर से अपने दोस्तों के बीच में नजर आए। उन्होंने अपने मित्रों के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान उनका अपने दोस्तों के बीच में गाना गाते हुए वो नजर आए। सिरसा में इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें इनेलो नेता अभय चौटाला ने कई लोगों से अपनी पार्टी में शामिल किया और साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी और जेडीपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि गठबंधन सरकार से प्रदेश के किसान नाराज हैं। अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी और जेडीपी नेताओं का प्रदेश भर में विरोध हो रहा है, जिस वजह से अब इनके विधायक और मंत्री विधानसभा में पीछे के दरवाजे से घुसेंगे। इसके साथ ही ये भी कहा कि दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया है। हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत ने दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। पंचायत के इस फैसले के मुताबिक 1 मार्च से दूध 100 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा। आपको बता दें कि पंचायत ने फैसला तेल की बढ़ती कीमतों और कृषि कानूनों के खिलाफ लिया है। हिसार के सतरोल की खाप पंचायत का कहना है कि किसानों के प्रदर्शन को 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हमने डेयरी को 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दूध बेचने का फैसला लिया है। सतरोल की खाप पंचायत ने इस दौरान स्पष्ट किया कि गरीब शख्स को आपस में दूध देने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई। हरियाणा में दूध की कीमत 100 रुपए लीटर करने पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 100 रुपए के दाम में जिसे लेना होगा वो लेगा। अगर कोई दूध नहीं लेना चाहेगा तो जबरदस्ती नहीं बेच सकते हैं। पिछले रविवार को राजस्थान के भालेरी के पास हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए लोहारू के मृतकों के परिवारों से मिलने कृषि मंत्री सोरडा गांव उनके घर पहुंचे। पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और मुआवजे का ऐलान किया। कृषि मंत्री ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को प्रदेश सरकार की ओर से 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की। महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को काले झंडे दिखाने और सांसद के खिलाफ प्रदर्शन करने के मामले में सरपंच समेत 200 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया गया। दरअसल राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और पहलवान योगेश्वर दत्त का महम में विरोध किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानूनों को लेकर उन्हें काले झंडे दिखाए थे। नयागढ़ के कस्बा शहजादपुर में गुरु रविदास सभा का आयोजन किया गया। गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमार सैलजा मौजूद रहे। कुमार सैलजा ने कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन सामाजिक मंच पर राजनीतिक बात करना जरूरी है। सोचने की जरूरत है कि धर्म के नाम पर कौन लड़ा रहा है, किसानों के खिलाफ किसान विरोधी कानून कौन लेकर आ रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि देश में किसानों की आवाज उठाने वाली मीडिया को भी दबाया जा रहा है। अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से उठाते हैं, उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। कुमार सैलजा ने कहा कि आज बीजेपी की सरकार में कर्मचारियों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर भारी फीस जमा करवा ली जा रही है, लेकिन भर्ती तब भी नहीं की जा रही है। महेंद्रगढ़ में कृष्णावती और दोहान नदी को पूर्ण रूप से रिचार्ज करने की दिशा में काम किया गया। की दादरी में बीजेपी नेता कविता जैन को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। जैन समाज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे कविता जैन को फोगाट खाप और किसानों ने विरोध किया। सिरसा की डिंग मंडी में स्थानीय पुराना बाजार में किसानों ने अहम बैठक की। इसमें तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने पर रणनीति बनाई गई। महेंद्रगढ़ में निवर्तमान जिला पार्षद कुलदीप सुरजन वास ने कहा कि नारनौल के अधिवक्ता वहां के लोगों को बरगला रहे हैं। कुलदीप सुरजन वास ने कहा कि यह हकीकत है कि महेंद्रगढ़ में केवल एक एडीजे कोर्ट की स्थापना होनी है, लेकिन नारनौल के अधिवक्ता नहीं चाहते कि वहां इस कोर्ट की स्थापना हो। रादौर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग और त्रिवेणी चौक के साथ औरंगाबाद में ओवरलोडेड वाहनों और कमर्शियल वाहनों की चेकिंग की और चालान काटे।
सीएम फ्लाइंग की टीम ने करीब 4,33,000 रुपए का जुर्माना किया। सीएम फ्लाइंग की टीम के सदस्य दिनेश कुमार ने कहा कि सड़क मार्ग पर ओवरलोडेड वाहनों को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। रोहतक के लाढौत गांव में खेत में पानी देने गए युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण एक दिन पहले हुए झगड़े को बताया जा रहा है। सनौली के रसलापुर के पास ट्रैक्टर और डंपर की टक्कर हो गई। इसमें 2 युवक की मौत हुई। दोनों युवक समालखा विधायक के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पुंडरी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल दुलियानी गांव के पास हाईवे पर निर्माणाधीन पुल पर रखे पिलर्स गिर गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे के दौरान किसी की जान नहीं गई। मोहाली के सेक्टर 78 में जिप्सी सवार पुलिसकर्मी की लापरवाही सीसीटीवी में कैद हो गई। तेज रफ्तार जिप्सी की वजह से 2 बाइक सवार शख्स अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गए। इसके बावजूद भी मदद करने के लिए बजाय पुलिसकर्मी वहां से फरार हो गए। कसौली में कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों, चुनावी रणनीति और समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सक्खू, विप्लव ठाकुर, हर्षवर्धन चौहान, रामलाल ठाकुर के साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला मीडिया से मुखातिब हुए और इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी धन बल का प्रयोग कर रही है, ऐसा आरोप लगाया। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने महंगाई पर बात करते हुए कहा कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, इस कारण जनता परेशान है। नूरपुर में अचानक आग लगने की वजह से एक बाइक जलकर खाक हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक बाइक सवार चालक हादसे के बाद इंश्योरेंस ऑफिस फोन करता हुआ नजर आया तो उसे क्लेम देने से इंकार कर दिया गया, जबकि बाइक चालक का कहना है कि उसने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी किया हुआ है। विश्वभर में कोरोना के कुल मामले 11 करोड़ 40 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। 25 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। भारत में कोरोना का ग्राफ पहले से नीचे आ चुका है। देश में कोरोना के करीब 16,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच गई। 1 करोड़ 7 लाख 70 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए। राजधानी दिल्ली में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,39,000 को पार कर चुका है। इसमें से 1,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6,03,000 को पार कर चुके हैं। इसमें से 8,700 के करीब मरीजों की मौत हुई। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,70,000 को पार कर चुका है। 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। हरियाणा की रहने वाली 34 साल की आकांक्षा अरोड़ा ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के लिए दावेदारी पेश की। आकांक्षा एंटोनियो गुटारेस के मुकाबले उतरने वाली अकेली कैंडिडेट होंगी। अमेरिका में संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने 1900 अरब डॉलर्स के कोरोना राहत पैकेज संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है। अमेरिका में कोरोना की तीसरी वैक्सीन के तौर पर जॉनसन एंड जॉनसन की दवा को मंजूरी दी गई है और ये वैक्सीन सुरक्षित है। कोविड-19 के माध्यम से गंभीर लक्षणों को रोकने में ये 66% कारगर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित मलेशिया ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी एयर स्ट्राइक ईरान के लिए एक चेतावनी है। श्रीलंका ने चीन की कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल स्थगित किया है और अब श्रीलंका 1.4 करोड़ लोगों को टीकाकरण के लिए भारत में निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल करेगी। अहमदाबाद में मोदी पिच को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने पिच का चलिए फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।